स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 25 मई को झारखंड की 4 सीट समेत 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इन 4 सीटों पर 93 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत दांव पर है। छठे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। 25 मई को 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। झारखंड की 4 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में झारखंड की 4, बिहार की 8, उत्तर प्रदेश की 14, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। झारखंड के जिन 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह शामिल हैं। झारखंड की 4 सीटों पर थमा प्रचार का शोर। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में प्रचार का शोर थमा। 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 4 सीटों पर दांव पर 93 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत। रांची में बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय में मुकाबला। जमशेदपुर में बीजेपी के विद्युत वरण महतो और जेएमएम के समीर मोहंती आमने सामने। धनबाद में बीजेपी के ढुल्लू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह में टक्कर। गिरिडीह में आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी और जेएमएम के मथुरा महतो में मुकाबला। 2019 में धनबाद, रांची और जमशेदपुर में खिला था कमल। 2019 में गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू ने दर्ज की थी जीत। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंकी। जमशेदपुर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में रोड शो किया, जबकि कल्पना सोरेन ने घाटशिला के सर्कस मैदान में जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा की। वहीं गिरिडीह के डुमरी में सुदेश महतो ने आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थन में रोड शो किया, जबकि झरिया में बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने ढुल्लू महतो के पक्ष में बाइक रैली निकाली। अब प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो छठे चरण के रन में बात करेंगे 4 सीटों की। झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव होना है और प्रचार का शोर थम चुका है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी, और दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की, पूरी जोर आजमाइश की गई है। स्टार प्रचारकों का दौरा बदस्तूर जारी रहा है। पूरी ताकत लगा दी गई है। जनता तक किस तरह से अपने मैसेज को पहुंचा पाए हैं दोनों गठबंधन, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट से। हमारे साथ बहुत खास पैनल मौजूद है और उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपने गेस्ट का, अपने मेहमानों का तारुफ हम दर्शकों से करा दें और उसके बाद फिर 11 स्पेशल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी नेता है प्रतुल शहदेव। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश सिन्हा सनी मौजूद है हमारे साथ, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। और हेमलाल मेहता जेएमएम नेता है। हेमलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलेंगे प्रतुल शहदेव के पास। प्रतुल जी, 4 सीटों पर चुनाव होना है, स्टार प्रचारक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, पसीना बहाया। किस रूप से आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर 4 सीट की अगर बात करें, जो मैसेज आप लोगों को पहुंचाना था, जो संदेश पहुंचाना था जनता तक, वो कितना पहुंच पाया? देखिए, हम तो जो 24/7/365 जिसको कहते हैं ना, वो इलेक्शन मोड में रहते हैं और ये इलेक्शन मोड का बहुत लोग खास उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए, जब हम कहते हैं कि हम इलेक्शन मोड में रहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति की समस्या को लेकर हम मुखर रहते हैं। तो हमारा लोगों से कनेक्शन जो है वो कभी छूटता नहीं। अब आप 4 सीटों की बात करें तो ये 4 सीटों पे हमारी अच्छी जीत रही थी। लंबे समय से हम इन सीटों पर काबिज हैं और रांची तो कैपिटल सिटी है और इसका एक बड़ा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण इलाके में भी। और पिछली बार भी रांची में हमें बहुत उत्साहवर्धक परिणाम मिले थे, तो रांची में इस बार तुम लोगों ने 5 लाख वोट से जीत का लक्ष्य रखा है। उसी तरीके से हमारे अलायंस पार्टनर्स भी बहुत बेहतर पोजीशन में है। जमशेदपुर में भी हमारी अच्छी स्थिति है। तो तमाम सीटें जितनी है, प्रथम चरण में 4 जा रही हैं, उसमें हमारी अच्छी सीटें आ रही हैं। देखिए क्या होता है ना कि लोग कहते हैं
कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो हम भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि साहब प्रचार खत्म हो गया, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है साहब। एक बार मौका मिलता है, फिर 5 साल शिकायत ना कीजिएगा रूम में, ड्राइंग रूम में बैठकर कि आपने गलत जनप्रतिनिधि को चुना। निकलें, वोट करें, जिसको वोट देना है जरूर करें, लेकिन वोट दें, अपने वोटिंग राइट का जरूर एक्सरसाइज करें। और जो वोटिंग परसेंटेज इस बार गिर रहा है, तो उसका अगर आप आकलन करेंगे तो विशेषज्ञों का कहना है जहां क्लोज फाइट होती है, जहां लगता है कि नेक टू नेक फाइट है, वहां दोनों के समर्थक ज्यादा संख्या में निकलते हैं। और जहां लोगों को लगता है कि एक तरफा फाइट है, तो जो विपक्षी होते हैं वो हथियार डाल देते हैं। तो हमारे जो अभी तक की आप 7 सीटों में देखें, अगर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा पहले चरण में तो कुछ ज्यादा कम था, पर सेकंड चरण में जो झारखंड का सेकंड चरण था वो फ्रैक्शनली कम था, तो वो शायद इसलिए था कि विपक्षी खेमा ने हथियार डाल दिए थे। उन्हें पता था टीना फैक्टर चल रहा है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझा। अब मैं गांडे सीट की बात करता हूँ। गांडे में हाई परसेंटेज पोलिंग हुआ, क्योंकि मैं भी वहां मानता हूँ वहाँ क्लोज फाइट है, हालांकि एडवांटेज हमारे पोजीशन में है, हमारे पक्ष में है। तो जहां क्लोज फाइट होता है वहां थोड़ी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। तो जाहिर तौर पर हम बहुत आशावान हैं। 7 सीटों में जो 14 में 7 का 50% का लक्ष्य था, वो तो हम लोगों ने झारखंड के प्रथम 2 चरणों में प्राप्त कर लिया। अब तीसरे चरण में 11 का जो शुभ अंक है उसको भी हम टच करेंगे। और साहब हमारी बहुत सारी मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव लड़े, लेकिन वो तमाम मुद्दों का शोर ये समाप्त हो गया। और इलेक्शन कमीशन समय भी देती है जनता को कि आप ठंडे दिमाग से सोचें कि जो विपक्षी दल हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, जो निर्दलीय हैं, उन्होंने क्या क्या एजेंडा लेकर आपके पास जाने का काम किया। और ये कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, लास्ट 36 आवर्स, ताकि आप शांत दिमाग से सोचें और जाकर वोट करें। मैं फिर से अपील करता हूं, प्लीज वोट, अपने राइट्स को जरूर एक्सरसाइज करें। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि झारखंड में हम लोगों ने जो 14-0 का माइलस्टोन सेट किया था वो हम कामयाब होंगे उसमें। और इन लोगों को तो एक दोहरा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी जब हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया गया। उसमें क्या कहा गया कि साहब अब देखिए किस कदर पहुंच गया है जो सत्ताधारी गठबंधन है झारखंड का, वो फैक्ट्स को कंसील कर रहा है, चीजों को छिपा कर सुप्रीम कोर्ट में राहत देने चला गया। इन्होंने बताया ही नहीं कि पीएमएलए कोर्ट ने जो चार्जशीट थी उस पर 4 अप्रैल को ही कॉग्निजेंस लिया। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, तब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं साहब ये गलती हो गई हमसे। और उसके बाद जब कोर्ट डिसमिस करने जा रहा था याचिका को, तो इन्होंने कहा कि हम इसे विड्रॉ करना चाहते हैं। तो विड्रॉल एज डिसमिस, यानी इनको सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुप्रीम राहत नहीं मिली। हेमंत सोरेन जेल में ही रहेंगे। तो इन्होंने जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री का जेल में भेज जाने का नैरेटिव रचा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो धाराशायी हो गया। उसके अलावा बस फाइनल पॉइंट, शरीफ जो हाईकोर्ट ने भी अपनी तरफ टिप्पणी की थी, उसमें कहा था कि हेमंत सोरेन पर प्राइमा फैसी जो अरेस्ट को चैलेंज किया था उसको डिवीजन बेंच ने डिसमिस करते हुए कहा था कि हम हेमंत सोरेन पर एक विशेष रखेंगे प्रतुल जी। नहीं, वो हमारा मुद्दा ही नहीं आज, वो मुद्दा हम रखेंगे तो हम आपको चुनाव मौका देंगे। हैं शरीफ, हेमंत सोरेन पर केस को डिसमिस करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्राइमा फैसी इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और ईडी को आगे कार्रवाई में बढ़ना चाहिए, और बेल रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आदिवासी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का, ये एक हारे हुए मुंह वकील का अंतिम प्रयास लगता है रिलीफ पाने का। तो हमें लगता है कि हमारी जो अगले चरण में जो 4 सीटें हैं उस पर भी कोई किसी से मुकाबला नहीं। चलिए, एक बहुत अच्छी स्वस्थ लोकतंत्र शायद इसी को कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रतुल जी ने बहुत अच्छे से लोगों से अपील भी की है कि वोटिंग परसेंटेज आपके हाथ में। तमाम राजनीतिक दलों ने अपना काम कर दिया, उम्मीदवारों ने अपना काम कर दिया, अब जनता जनार्दन की बारी, तो आपको भी अपना काम करना पूरी जिम्मेदारी के साथ। राजेश सिन्हा का रुख करते हैं। राजेश, 4 सीट है, रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर, सब न्यू कमर्स है। रांची और धनबाद सीट की बात करें तो पहली बार चुनावी राजनीति में है। हालांकि गिरिडीह और जमशेदपुर में जो उम्मीदवार है आपके, वो तो चुनावी राजनीति देख चुके, चुनाव देख चुके, लेकिन रांची धनबाद फर्स्ट टाइम चुनावी राजनीति में। हालांकि चारों न्यू कॉमर्स है लोकसभा के लिहाज से। किस रूप में आप लोग फाइट देखते हैं? सेम सवाल वही है कि अपने मुद्दों को, अपने मैसेज को, अपने संदेश को आप लोग जनता के पास कितनी मजबूती से पहुंचा पाए? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पंचायतों में, टोलों में, मोहल्लों में जा करके आम जनता से मिल करके जो मुद्दे थे देश में जी, हम उस मुद्दे पे चुनाव लड़ने का काम किए। जिस प्रकार लगातार बढ़ती महंगाई थी, बेरोजगारी थी, ये सारी मुद्दों को ले जाकर के हमने जनता के पास रखने का काम किया। जनता सर्वोपरि है। आने वाले 25 तारीख को 2 दिन के बाद जो चुनाव होना जी, आप देखिएगा 4 की चारों सीटों पे कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार जिस प्रकार का एक लोग बोलते थे मोदी लहर है,
14 में भी वही मामला था। आज के समय में मैं पंचायतों में गया, ब्लॉकों में गया, टोलों मोहल्लों में मीटिंग किया खुद से 50-50, 100-100 लोगों का। तो शरीफ जी, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश में और खास तौर पे झारखंड में, हमारे झारखंड में एक अलग सा माहौल बना हुआ है इस सरकार के खिलाफ। एक आक्रोश है नीचे। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट एकदम अप्रत्याशित होगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पे हम पिछला चुनाव हारे थे। जब हमने यहाँ रांची में कैंडिडेट घोषित किया सुश्री यशस्विनी सहाय जी को, तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे। और मैं आपके ही चैनल के माध्यम से बताया था पिछले पुराने डिबेट में कि जिस प्रकार ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट में हैं और लगातार जब जनता चुनाव लड़ना शुरू की और जनता चुनाव लड़ रही है, जिस प्रकार इनको ये आभास हो गया, इन्होंने देश के केंद्रीय गृह मंत्री को चूटिया में बुला करके रोड शो किया। हमने प्रखंडों में हमने बोला था ये इनका बस चलेगा तो प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो नैरेटिव था 400 पार, वो प्रथम चरण के बाद बोलना बंद कर दिए, द्वितीय चरण के बाद बोलना बंद कर दिए। इनको भी आभास हो गया है कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं। और झारखंड में आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले चरण में खूंटी और लोहरदगा और जिन जिन सीटों पे चुनाव हुआ, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन होगा। और रांची की बात रही, रांची में सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इनके एक महामंत्री ने लेटर, शोकॉज लेटर दिया जयंत सिन्हा जी को और राज सिन्हा जी को। इसलिए वो लेटर देने का काम किया कि जिस प्रकार इन्होंने प्रत्याशी घोषित किया, संजय सेठ जी को जैसे यहां घोषित किया, संजय सेठ जी पूरे रांची लोकसभा में 5 वर्षों में कहीं जाने का काम नहीं किए। सबसे निष्क्रिय सांसद अगर झारखंड में कोई थे तो वो संजय सेठ जी थे। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में इनको लापता सांसद, गाड़ियां घुसने नहीं दिया गया, इनका विरोध किया गया। तो ये चैनलों के माध्यम से हमने देखा, निश्चित तौर पे ग्रामीणों में एक आक्रोश था और वो आक्रोश आपको आने वाले चुनाव में नजर आएगा। डुल्लू महतो जी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं और लेटर की भी बात बताऊंगा। इनके महामंत्री आदित्य साहू जी ने आज शोकॉज किया है। इन्होंने लेटर क्यों दिया? डुल्लू महतो जी के जब कैंडिडेट हुआ और जब वो प्रत्याशी बनकर के आए डुल्लू महतो जी, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई कि एक आपराधिक छवि के लोग को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया। डुल्लू महतो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे पूर्व उनके सांसद पीएन सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनके विधायक राज सिन्हा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये पैसा ले लिए या ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। और उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक लेटर, शोकॉज लेटर निकलता है। वो क्यों निकला इब्राहिम जी, मैं आपको बताता हूं। ये सीधे तौर पे जो लोग संजय सेठ जी से गुस्सा है, रूठे हुए, जो उनके आसपास के लोग थे, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो संजय सेठ जी परे नहीं उतरे 5 सालों में, तो जनता तो आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद धनबाद में डुल्लू महतो जी का जब प्रत्याशी बनाया गया, तो डुल्लू महतो जी के बारे में पूरी राज्य की जनता जानती है कि आपराधिक छवि के लोग हैं। और निश्चित तौर पे तो भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं में जमीर होगा, वो नेता उनका साथ तो देंगे नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, लेटर के माध्यम से इन्होंने डराने और धमकाने का काम किया अपने नेताओं को। और उसके बाद आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था आदित्य साहू जी का, उन्होंने बोला सामंतवादी लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग आगे बढ़े। सामंतवादी वो किसको बोल रहे हैं? उनके नेता जयंत सिन्हा को, उनके सांसद या उनके सांसद पीएन सिंह को या राज सिन्हा को, ये उनको क्लियर करना चाहिए। लेटर वाला आपने, राजेश, आपने लेटर वाली बात उठा दी है। हमको जाना था हेमलाल जी के पास, पर प्रतुल जी जवाब भी देना चाह रहा है और हमारा सवाल भी यही था, लेकिन आपने पहले इसको डिबेट में ला दिया। प्रतुल जी, ये जो शोकॉज लेटर जारी हुआ राज सिन्हा और जयंत सिन्हा को, जयंत सिन्हा ने जवाब दिया और पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से उन्होंने तमाम जवाब दिए। ये भी लेटर में शोकॉज में कहा गया था कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं है। हजारीबाग की बात हटा दिए, जयंत सिन्हा को अगर हटा भी दिया तो धनबाद में भी चुनाव होना है। सिटिंग विधायक को लेटर जारी कर देना शोकॉज, किस रूप में आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अपनी पार्टी की नीतियां बताने के ज्यादा वो हमें स्टडी कर रहे हैं। अच्छी भी बात है कि जो 400 सीटों के आगे पार का जिनका नारा था, आज भी हमारा नारा ये बुलंद है सर कि अब की बार 400 पार, तो जाहिर तौर पर पूरे कांग्रेस की निगाहें हम पर टिकेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए लोगों ने अब राजनीतिक नारा दिया। हमारे लिए अब की बार 400 पार, कांग्रेस के लिए अब की बार अंतिम संस्कार।
तो अब अगली बार कांग्रेस किस स्थिति में दिखेगी ये कोई नहीं जानता। और जहां तक लेटर की बात है, तो लेटर आदित्य साहू जी ने इशू किया था, उस लेटर पे जयंत सिन्हा जी का जवाब आया है, राज सिन्हा जी का भी जवाब आएगा, उसके बाद पार्टी उचित निर्णय लेगी। तो भाई लोकतंत्र में तो ये पार्टी का अधिकार होता है कि वो कारण बताओ नोटिस जारी करे और जानकारी जानना चाहे। उन्होंने जानकारी दी, अब इसके ऊपर पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेना। राज सिन्हा जी की भी चिट्ठी आएगी तो उसके ऊपर पार्टी नेतृत्व जानकारी लेगा। लेकिन हमारे यहाँ ना कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे यहाँ ना पैराशूट उम्मीदवार को अचानक ड्रॉप नहीं किया जाता। अभी मैं ढुल्लू महतो जी के बारे में सुन रहा था, अपराधी छवि के साहब, उन पे 1 साल और 1.5 साल का जो दो केसेस में उनको सजा हुई है, वो रोड जाम का था जनहित के मुद्दे पे, और उन पे जो आरोप लगे वो आरोपी हैं। अगर आरोपी को आप अपराधी कहेंगे तो उस लिहाज से तो 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस के अक्यूज सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो इनके नजरिए से, इनके डेफिनेशन से अपराधी हैं। ये कौन सा लॉजिक है साहब? कोर्ट को प्रोनाउंस करने दीजिए उनको अपराधी, जघन्य अपराध का, फिर आप कहें ऐसा तो कोई सोच देता है। लेकिन आप तो अपने नेताओं को भी उसी कटघरे पे लाकर खड़ा कर दिए हैं। और जहां तक इन सीटों की बात करते हैं तो रांची में देखिए, सीट पे आएंगे प्रतुल जी, आपने जवाब दे दिया उनका। हेमलाल जी के पास चलते हैं। हेमलाल जी, जिस तरह से बात हो रही रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, बीजेपी के उम्मीदवार इस सीटों पर, इन चारों सीटों पर जीते हुए हैं, उनके पास उनके कब्जे में, वहां आप लोग ताल ठोक रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं मजबूती के लिहाज से और मेहनत के लिहाज से? कितनी मेहनत आप लोग ने की कि स्टार प्रचारकों के अगर आकलन करने बैठेंगे तो उसमें तो बीजेपी अपर हैंड नजर आ रही है? सारिक जी, ये चारों सीट रांची, जमशेदपुर और धनबाद और गिरिडीह, ये चारों सीटों की जहां तक बात है तो हमारी लड़ाई जी जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई महंगाई से है, महंगाई के विरोध में है, झूठ के विरोध में है, जुमलेबाज के विरोध में है, मनुवादियों के विरोध में है, मनुवादी नीतियों के विरोध में है, जुमलेबाजी के खिलाफ है और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि रांची में आप देखिएगा कि एचईसी जैसा प्रतिष्ठान, जो पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 का एचईसी फैक्ट्री है, उसका आज क्या पोजीशन है। तो ये विकास विरोधी नहीं तो क्या है? ये विकास विरोधी नीतियों के कारण, इस नीतियों के विरुद्ध के जो है जनता वोट करेगी रांची में। और पहली बार महिला प्रत्याशी, महिला सांसद बनेगी। यशस्विनी सहाय युवा और शिक्षित महिला उम्मीदवार हैं, उनको जनता चुनकर भेजेगी संसद में। दूसरी बात, जमशेदपुर की बात है। जमशेदपुर में भी वही हाल है। हमने पिछले डिबेट में भी कहा था, वहां जितनी फैक्ट्रियां, मैक्सिमम फैक्ट्रियां वहां बंद हो चुकी है। उस पर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। माने जो सरकार में है, केंद्र सरकार में है, आज कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है। इसलिए कि 2014 के बाद जो फैक्ट्रियां बंद हुई, आज खुलने के कगार पे नहीं है। खुले मैंने 10 साल में नहीं खुल पाई, 10 साल तक बंद रही। दूसरी बात, जमशेदपुर में जो घाटशिला में 2014 में शिलान्यास किया गया था एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट आज तक वहां जब शिलान्यास हुआ उसके बाद एक भी ईंट नहीं लगा, आज तक नहीं बना। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री अभी घाटशिला में गए थे, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बनने नहीं दे रही। भाई, राज्य सरकार क्यों नहीं बनने देगी? आपकी यदि अच्छी नीति रहती, अच्छा मंशा रहता, तो आप तो 2 महीने में, 4 महीने में बना लिए रहते। 2014 में ही बना लिए रहते, 15 में ही बना लिए रहते। ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो आप वहां नहीं बना पाए? जबकि ये बहुत ही मुख्य मुद्दा था। वहां के जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए एयरपोर्ट का होना बहुत जरूरी था। वहां के गरीब गुरुओं के लिए जो फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो बहुत जरूरी था। तीसरी बात, मैं धनबाद रुख करता हूं। धनबाद का जो सीट है, आपने देखा होगा, अभी हमारे शनि भाई ने कहा कि किस तरह के लोग वहां प्रत्याशी दिए हैं, तो उसका तो जनता बता रही है, कहां कहां विरोध कर रही है। ये सारे लोग देखे हैं, टीवी चैनलों में देखे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो है मीडिया, उसके मीडिया के माध्यम से देखे हैं, सोशल मीडिया में चला है।
तमाम लोग देखे हैं, और वहां स्वच्छ छवि के जो महिला प्रत्याशी वहां से भी जीतकर और संसद जाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग ये चारों सीट जीतेंगे। चौथी बात है गिरिडीह की। गिरिडीह लोकसभा में आपने देखा होगा, आपने ही चलाया है, बहुत बार चलाया है कि किस स्थिति में वहां चुनाव लड़ते हैं आजसू के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। आजसू के लोग सिर्फ वहां पैसा दिखाते हैं, पैसे का प्रलोभन दे करके, और वहां जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसी पैसा, धन बल और जन बल की वहां लड़ाई है। तो जन बल वहां जीतेगा। मथुरा महतो हमारे कद्दावर नेता है। चलिए, चारों सीट का आकलन आपने बता दिया कि चारों सीट पे मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है। सुन लीजिए सारिक जी, हम लौटेंगे फिर आपके पास आएंगे। बहुत समय दिए हैं हेमलाल जी, फिर आएंगे। चारों सीट का आपने उल्लेख कर दिया है, हम फिर प्रतुल जी के पास चलते। प्रतुल जी, जो हेमलाल जी सवाल पूछते हुए मैंने कहा था कि स्टार प्रचारकों में अपर हैंड बीजेपी चल रही है, ये हमने कहा आकलन के हिसाब से। इसको लेकर एक आरोप भी आता, अभी मैं बाइट भी सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता। दीजिए हमको कम से कम। कांग्रेस आपने तो चारों सीट का आपने कर दिया। तो आपने तो कर दिया हेमलाल जी, चारों सीट का तो कर दिया। आप बचा क्या? स्टार प्रचारक का प्रश्न किया था हमसे। फिर आते हैं उस पर, फिर आते हैं प्रतुल जी। तो ये हमने कांग्रेस प्रवक्ता की बाइट भी है, उसमें हम सुन रहे हैं कि इन तीनों सीट पर पीएम मोदी की बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए, असम के सीएम की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के सीएम की बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तमाम लोग आए, तमाम स्टार प्रचारक आए। तो आरोप है इनका, विपक्ष का, कि अगर 10 सालों में काम हुआ है तो फिर इतने स्टार प्रचारकों का जमावड़ा क्यों लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और ये चुनाव एक बहुत ही बेहतर पल होता है जब आप लोगों से, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों से कनेक्ट हो। ऐसे हमारे पार्टी के नेता 24/7/365 कनेक्टेड रहते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं। लेकिन अगर मैं कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनका भी एक बयान सुन रहा था जो मुझे ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को गली मोहल्ले और इसमें, और गृह मंत्री को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। साहब, ये राजशाही और राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच के अंतर को नहीं समझने वाले पार्टी के लोग हैं। अब आप देखें, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है साहब, हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के पास क्यों ना जाएं, क्यों नहीं उससे कनेक्ट हो। गृह मंत्री अगर चुटिया जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए फख्र का विषय है कि हमारे देश के गृह मंत्री भी एक मोहल्ले में जाते हैं, रोड शो करते हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। पर जिन्होंने जीवन भर राजतंत्र देखा, जिन्होंने 60 वर्षों तक, या तो उनके ही गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा या गांधी परिवार के ही कोई पसंदीदा व्यक्ति को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, आज तक वो परंपरा जारी है। इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। इनके लिए लगता है साहब, चुनाव आया, रैलियां की, दूर से लोगों से बात किया और चले गए। हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियों के बाद भी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते हैं। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के समूह से, लोगों से बात करते हैं। गृह मंत्री जी जिस समय चुटिया में गए थे तो 2-4 जगह रुक के लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया। तो साहब, ये तो चुनाव की खूबसूरती है, हम अंतिम व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं। अब कांग्रेस को इस पर भी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इनको इस पे मिर्ची लग रही है साहब कि हम अपने जनता जनार्दन से कनेक्ट हो रहे हैं। ये तो खुशहाली की बात है, ये तो खुश होने की बात है कि लोकतंत्र के जो संविधान निर्माता बाबा साहब की बात करें, वल्लभ भाई पटेल की बात करें, उनकी यही सोच थी कि इलेक्शन है, जब सारे इलेक्ट्रेट हैं उन वोट देते हैं, तो हमारी जो नीतियां हैं, हमने जो लागू किया स्कीम, हमारा कितना सक्सेसफुल है, जनता क्या कहती है, ये तो ग्राउंड से फीडबैक लेना ही चाहिए ना। और हम गली मोहल्ले क्या, प्रधानमंत्री को भी आवश्यकता होगी तो लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, चुनावों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उस अंतिम व्यक्ति से हमेशा कनेक्ट करेंगे। ये भाजपा की संस्कृति में, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, हम व्यक्तिवादी सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए हमें कोई परहेज नहीं साहब, गली मोहल्ला, अंतिम व्यक्ति, गांव जाकर चौपाल करना पड़े, कोई परहेज नहीं, हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि यही हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। अब ये जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, ये समझते हैं अभी भी शायद वही क्वीन विक्टोरिया का जमाना है। वैसे शरीफ साहब, एक वाकया भी याद आ गया कि 1946 में लोगों को लगता है कि नेहरू जी तो शायद आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बने थे। नहीं साहब, वो 1946 के सितंबर में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। क्वीन विक्टोरिया के प्रति शपथ ली थी यूनियन जैक झंडे के अंदर। तो उस समय देखिए, जिन्ना कम विरोध करते हैं, लेकिन जिन्ना ने शपथ लेने से इंकार कर दिया था पाकिस्तान में, कहा जब आजाद होगा तब लेंगे। लेकिन नेहरू जी को हड़बड़ी थी तो क्वीन विक्टोरिया के प्रति आस्था लेकर शपथ ले ली। तो ये इनका कल्चर रहा है, ये हड़बड़ी में रहते हैं। इनके लिए आम व्यक्ति की कोई
अहमियत नहीं होती। हमारे लिए आम व्यक्ति, जनता जनार्दन दिल में बसता है, और जितनी बार जाने की जरूरत होगी उन गली मोहल्लों में, उन गांव के चौपालों में हम जाएंगे और हमेशा जाएंगे। राजेश, आपने भी ये बात कही थी चुटिया वाली, और मैं जो प्रवक्ता को कोट करके बोल रहा था वो बाइट भी आई हुई है, हम उसको चला भी रहे। उसका जवाब प्रतुल जी ने दिया। जवाब ये कि हम कनेक्ट करते, भाई आप क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? देखिए शरीफ जी, घुमा फिरा के बात करना तो मुझे आता नहीं है। निश्चित तौर पे जिन जिन बातों को इन्होंने कहा जी, सबसे पहली बात गांधी परिवार की बात इन्होंने बोला। गांधी परिवार ने शरीफ जी देश के शहादत दी है देश में, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, इन लोगों ने शहादत दिया है देश के लिए। इनके पार्टी में कोई ऐसा नाम नहीं है। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद देश के लिए अगर कोई मरने मिटने के लिए तैयार रहा तो केवल और केवल आपने देखा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। लगातार 10 वर्षों से इनकी सत्ता है जी, और 10 वर्षों में ये 10 काम बनाने के लिए, 10 काम बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये काम किए हुए रहते हैं तो निश्चित तौर पे इनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता जनार्दन सब जानती है। जनता सीधे तौर पे इनसे जवाब पूछ रही थी कि आपने जो 10 वर्षों पहले वादा किया था कि 400 रुपए का सिलेंडर को हम दाम कम करके 200 रुपए करेंगे, गैस सिलेंडर का बात, पेट्रोल डीजल हम 50 रुपए का जो दाम था उसको 35 रुपए करेंगे। इन्होंने 100 रुपए पार कर दिया, इन्होंने 1000 रुपए पार कर दिया। निश्चित तौर पे महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। जिस प्रकार पूरे देश में 10 वर्षों में इन्होंने सरकार और शासन चलाया तानाशाही रवैया के साथ, ये पूरा देश देखा कि किस तरह इन्होंने राज्य और सरकार चलाने का काम को किया। चाहे वो मणिपुर की घटना ले लीजिए आप, किसानों का मामला ले लीजिए आप। किसान आंदोलन कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने मुंह से आवाज तक नहीं निकाला। 700-800 किसान की आत्महत्या कर लिए, जाने चली गई किसानों की। इन्होंने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। लगातार दिल्ली में जब वो प्रदर्शन करने आए, हम चैनल के माध्यम से देखे, इनकी सरकार ने कीले बिछाने का काम किया। इन्होंने किसानों का ऋण माफ करने का काम नहीं किया। यूपीए की सरकार थी, हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ किया। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 22 व्यापारियों का माफ किया। तो ये फर्क सीधे तौर पे नजर आ रहा है। और रांची की जनता तो खास तौर पे, मैं झारखंड की बात करूं तो रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, चारों सीटों पे लगभग 10 वर्षों से इनके सांसद है, कहीं तो 15 वर्षों से इनके सांसद है। क्या इनको जरूरत पड़ गई कि पीएन सिंह को इन्होंने घर बैठा दिया? क्या इनको जरूरत पड़ गई कि जयंत सिन्हा को इन्होंने घर बैठा दिया? इनके सांसद रांची में भी निष्क्रिय है, इसलिए इन्होंने घर बैठाया। और जो शोकॉज लेटर दिया, मैंने जो जवाब पूछा था, इनके महामंत्री राज्यसभा सांसद ने बोला कि सामंतवादी लोग, तो सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए, इसका मतलब है चूंकि ये अपने पार्टी के लोगों के बारे में बोल रहे थे कि सामंतवादी लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो नीचे तबके के लोग हैं, या कार्यकर्ता या गरीब है। क्या डुल्लू महतो गरीब है? क्या मनीष जायसवाल गरीब है? कोई भी प्रत्याशी इनके गरीब नहीं है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा, जनता चुनाव लड़ रही है, मैंने पहले भी बोला। और जो कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय गारंटी लाया, न्याय गारंटी में जो हमने मुद्दों दिया, मुद्दे आधारित चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमने युवाओं को 30 लाख नौकरी देने का वादा किया। जो 30 लाख नौकरियां इन्होंने भरा नहीं, जो रिक्त पड़ी हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने का तो वादा किया प्रधानमंत्री जी, लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों को सरकार में आने के बाद बोला कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। तो पढ़े लिखे नौजवान भी समझ रहे हैं कि करना क्या है उनको। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पिछले बार तो इन्होंने जो वोट लिया वो आप भी जानते हैं कि क्या लहर और क्या मामला को लेकर के वोट लिया। आज ना तो मोदी जी का कोई लहर है, ना तो सरकार का कोई लहर है। अगर अच्छा काम किए हुए रहते तो संजय सेठ जी को वापस जाओ ग्रामीणों ने बोला। कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, पर्चा साटा ग्रामीणों ने, कोई विपक्षी का कार्यकर्ता नहीं था। गाड़ियां जो रोकी गई भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सीधे तौर पे ग्रामीणों ने रोका।
ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं रोका, तो निष्क्रिय सांसद है इनके और निष्क्रिय सरकार रही है, उस सरकार के खिलाफ पूरा आक्रोश है। आप देखिएगा राज्य की जनता और खासतौर पर नौजवान और महिलाएं जवाब देगी, निष्क्रिय रहे उसका 1200 रुपए सिलेंडर कहीं ना कहीं चुनाव में उठाना पड़ेगा। बात कर रहे हैं छठे चरण के रन की, और झारखंड में तीसरे चरण का 4 सीटों पर चुनाव होना है। रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर सीट पर चुनाव होना है। इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 4 सीटों पर किस तरह से पार्टी को और उम्मीदवारों को देखते हैं। प्रतुल सहदेव जी हैं, राजेश सिन्हा साहब हैं और हेमलाल मेहता जी। हेमलाल जी का रुख करते हैं। हेमलाल जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि राजेश और आप प्रतुल जी के उस बात का जवाब देंगे, लेकिन आप लोगों ने शायद उसको एड्रेस या नोटिस नहीं किया। जिस तरह से बात हो रही थी, जो राजेश ने कहा कि दागी उम्मीदवार और आरोप लगाया उन पर आपराधिक छवि का ढुल्लू महतो का, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो आरोपी हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में या आप लोगों की तरफ जो कार्रवाइयां हो रही, बीजेपी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी शब्द जोड़कर ही नाम ले रही है। तो किस रूप में देखते हैं ये दोनों ही मामले को, कि एक तरफ अपने साइड को आरोपी बोल रहा है और आप लोगों को डायरेक्ट अभी भी आप लोगों आरोपी है, अंडर ट्रायल है, बावजूद इसके आप लोगों को भ्रष्टाचारी बोल दिया जा रहा है। देखिए सारिक जी, इसी पर मैं आना चाह रहा था पहले ही, लेकिन उस समय ब्रेक हो गया। भाई प्रतुल जी ने हमेशा कहा है कि हेमंत सोरेन आरोपी हैं घपले घोटाले का। इन्होंने बहुत सारा जो है सो संज्ञा दी है। अभी इन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो आरोपी नहीं है, आरोप लगा नहीं, आरोपी है उन्होंने कहा, आरोपी है कहा उन्होंने, आरोप लगा है। और क्या कहा आपने कि आरोपी अपराधी नहीं है, और आपने दूसरे के लिए अपराधी कह दिया। ये हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। कब कहा? आज कहा घपले घोटाले का अपराधी हैं। आज का बार बार नहीं, अपराधी ने भ्रष्टाचार इन्होंने कहा। आज की डिबेट की बात, लेकिन साहब मैं टोकना नहीं चाहता हूँ हेमलाल जी, आप देखिए, बिल्कुल मैं नहीं टोकना चाहता हूँ, सबको अपने समय बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है। मैंने मुझे याद दिला दें, पूरे डिबेट में मैंने कहीं भी आज आपने नहीं बोला, हमेशा आपने नहीं बोला, हमेशा आपने कहा है, हमेशा आपने कहा है, मुझे उसी का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। पसंद हेमलाल जी, हमेशा मैंने कभी आप हमेशा आज की डिबेट की बात आज करें ना, या तो आप रिवाइंड करके दिखाएं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोले, आपका हेमलाल जी, आगे मैं जवाब दूंगा। हेमंत सोरेन पर कोई आपराधिक मामले भी नहीं है कि वो अपराधी करेंगे। वही ना, अपराधी है, इन्होंने यही कहा है, अपराधी है। कब अपराधी कहा? बहुत पहले, हमेशा डिबेट में आपने कहा है। नहीं, हेमलाल जी, हेमंत सोरेन पर आपराधिक मामला है भी नहीं कि वो अपराधी होंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार की बात हो रही कि भ्रष्टाचारी ये लोग कहते हैं। भ्रष्टाचार अपराधी की श्रेणी में आता है ना। सुन लीजिए, अभी तक इन्होंने बहुत जिक्र कर लिया सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे इन्होंने जिक्र किया। हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का या अदालत का, हम सम्मान करते हैं। जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आशा है, हमें उम्मीद है, लोकतंत्र में भरोसा है हमको कि आज न कल हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। इन्होंने कहा था, आपने भी कहा था कि वो स्टार प्रचारक का बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग आए झारखंड में, पहले भी आ चुके हैं। हमारे पास बहुत कम स्टार प्रचारक हैं। हमारे स्टार प्रचारक सारे के सारी जनता है, और जनता हमारा प्रचार करती है और सुन के जाती है। किनका? हेमंत सोरेन का जो सोच है उसको सुनने आती है, और हेमंत सोरेन के सोच को कल्पना सोरेन वहां प्रस्तुत करती हैं, प्रेषित करती हैं, और सुन करके जाती है जनता, और टोला मोहल्ला अपने घर द्वार में प्रचार करती है। तो स्टार प्रचारक हमारे वो हैं, दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आदरणीय कल्पना सोरेन, ये दोनों स्टार प्रचारक के काम कर रहे हैं, और वो आदरणीय हेमंत सोरेन के संदेश को पहुंचा रहे हैं। तानाशाही रवैये के विरोध जो हमारी लड़ाई है, उसको वहां प्रेषित कर रहे हैं, वहां बता रहे हैं किस तरह से तानाशाही, केंद्र सरकार किस तरह से तानाशाही कर रही है, उसके विरोध हमारी लड़ाई है। लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई है, संविधान बचाओ की लड़ाई है। इसी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और इनके स्टार प्रचारक तो बहुत सारे हैं। हेमंत बिस्वा भी आए थे, लेकिन हेमंत बिस्वा के बारे में
सभी लोग, पूरी जनता, देश की जनता जान रही है कि वो क्या थे, कहां से घपला घोटाला का आरोप लगा था और आकर के मुख्यमंत्री बन गए और आज यहां आए हैं प्रचार करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक चीज, बाबूलाल मरांडी अभी पूरे हर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और यही बाबूलाल मरांडी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि बहुत हो गया इनकी जुमलेबाजी और ये किस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं, किस तरह से लड़ा रहे हैं। भाई कौन वोट देगा इनको? जो सबसे नीचा होगा, गिरा तबका होगा, वही भारतीय जनता पार्टी को वोट वैसे देगा। बहुत बयान आए हैं हेमलाल जी, सालों पहले बहुत लीडर्स ने इस तरह की बातें कही। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। उन्होंने ही, जी बाबूलाल मरांडी ने ही कहा। हाँ, हम लौटते हैं आपके पास हेमलाल जी। के समर्थन में जाकर के वोट मांग रहे हैं। अब तो हम सारी जनता तो जान रही है, इसलिए हमारे स्टार प्रचारक कोई माने जो है सो दुष्प्रचार किसी का नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, जनता के समझ और गरीबों के समर्थन में रखते हैं। चलिए हम प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल राजेश आते हैं आपके पास। प्रतुल जी, सवाल भी है, 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 1-to-1 फाइट नजर आ रही है। गिरिडीह में क्या आपको लग रहा है कि तीसरा कौन वहां पर जयराम महतो बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ मुद्दे जो हमारे आदरणीय विद्वान प्रवक्ताओं ने उठाए थे, मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। मेरा जवाब नहीं दीजिएगा जी, मेरा जवाब नहीं, मैं आपका जवाब मैं जरूर दूंगा राउंड अप करते हुए। जी। या बोले तो मैं आपके जवाब से नहीं, आप अच्छा बात कर लीजिए फिर उसके बाद। जी, देखिए, इन्होंने ऐसा सुबोध कांत जी का जो इन्होंने कहा, अभी सुबोध कांत को लेकर, संजय सेठ को लेकर जो टिप्पणी की, मुझे लगा कि ऐसा लग रहा था कि आज पूरा जो डिबेट है रांची लोकसभा पर ही केंद्रित है। क्या कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी कैंडिडेट को पुशअप करने की कोशिश की जा रही है? संजय सेठ का खौफ इतना क्यों कि इस डिबेट में 10 बार संजय सेठ का जिक्र हो गया, कह दिया गया कि वो निष्क्रिय सांसद है। साहब, उन्होंने जो काम किया, वो फ्लाईओवर से लेकर वो तमाम वंदे भारत की ट्रेनों का स्टॉपेजेस, आप इंतजार कीजिए 4 जून को। अब जनता की बड़ी अदालत में जनता फैसला करेगी। अब इन्होंने 3 सांसदों पर विशेष फोकस किया, मनीष जायसवाल, संजय सेठ और डुल्लू महतो। तीनों पिछड़े हैं साहब, पिछड़ों से कांग्रेस की एलर्जी कोई नई बात तो नहीं है। 1980 में बीपी मंडल साहब ने रिपोर्ट दिया था मंडल कमीशन का। 1990 तक कांग्रेस की 2 ब्रूट मेजोरिटीज की सरकार थी, स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने 10 वर्षों तक इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। तो पिछड़ा विरोधी कौन था? जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने टेबल किया तो सितंबर 1990 में राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और कहा यह देश को बांटने वाला कानून है। तो ये तो इनके पिछड़े का जो प्रेम था, घड़ियाली आंसू, ये मैंने आपके सामने एक्सपोज किया। हमने झारखंड विधानसभा में सनी जी, मैंने आपको 27% आरक्षण पास करके भेजा था और शरीफ जी आपका लंबे समय तक सरकार आपकी किसी को नहीं टोका, आपको भी पास करना चाहिए था। शरीफ आप जो आरोप लगा रहे हैं सरकार। देखिए प्रतुल जी बहुत सारी बातें करेंगे, आप पॉइंट वाइज जवाब दे दीजिएगा। मैंने नहीं टोका किसी को, मैं आग्रह करता हूं कि मेरी बात खत्म हो जाए, फिर मैं आप जो बोलना है बोले। देखिए, दूसरी बात थी कि आज जो हाईकोर्ट थी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया। जो इन्होंने कर्नाटका में, कांग्रेस ने केरला में, माफ कीजिएगा, कर्नाटका में एक्सपेरिमेंट किया था, जो पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शुमार कर दिया था, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुसलमान की उपजातियों को ओबीसी के दायरे से बाहर किया और कहा कि यह साफ तौर पर संविधान का उल्लंघन है। आप जो ओबीसी वर्ग है, सामान्य ओबीसी वर्ग है, उसमें मुसलमानों को सम्मिलित करके ओबीसी के हित पर कुठाराघात नहीं कर सकते। और इनकी इंडी अलायंस की अघोषित पार्टनर, अघोषित इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को बड़ा बेरुखी दिखाकर एक भी सीट नहीं दिया था। ममता बनर्जी ने कहा हम अदालत का फैसला नहीं मानते। ये साहब संविधान के प्रति आस्था ली हुई, शपथ ली हुई मुख्यमंत्री कह रही है। और कांग्रेस के तुष्टीकरण का मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राम मंदिर की जब बात थी तो मैं हमेशा कहता हूं, सितंबर 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा था कि राम लल्ला काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। राम सेतु को तोड़ने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहां पर तैयार भी हो गए थे। बाद में देश में हंगामा हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को डेफर किया, हमारी सरकार ने उस याचिका को वापस लिया। और देखिए, इनका सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, जिस समय इंदिरा गांधी, नटवर सिंह जिस समय उनके विदेश मंत्री थे, वो बाबर के कब्र पर गई थी, तो बाबर के कब्र पर बाहर आकर उन्होंने नटवर सिंह को कहा, नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ में इसका जिक्र किया है कि बाबर के कब्र में जाके मुझे ब्रह्मांड की अनुभूति हुई। तो जो एक आक्रांता था, उसके कब्र पर जाकर इंदिरा गांधी जी को
पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति होती है और रामलला के अस्तित्व को इन्हीं की सरकार नकारती है। और जो अभी ये महंगाई की बात कर रहे थे, तो मैं आपको महंगाई का, अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे 20-30 सेकंड लूंगा। हाँ, संक्षेप में रखिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रतुल जी। तो देखिए मैं बताता हूं, जो इनके समय डीजल था वो 22 रुपए था। जब इन्होंने सत्ता छोड़ी 2014 में, 2014 के बीच में 52 हो गया, 220% इंक्रीज किया। आज के दिन में डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है, यानी 60% का इंक्रीज हुआ। जिस समय इनकी सत्ता आई 2004 में, तो पेट्रोल 32 रुपए था। जब इन्होंने सत्ता छोड़ी 2014 में, तो पेट्रोल 68 रुपए था, यानी 210% का इंक्रीज था। आज पेट्रोल 98-99 रुपए के आसपास रांची में है और ये 70% का इंक्रीज है। तो अब आंकड़े जोड़ लें, और एक जो पेट्रोल 400 रुपए सिलेंडर का ये दिखाते हैं ना, ये मिथ्या को तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रतुल जी लौटेंगे, हम एक ब्रेक का समय हो गया और राजेश बहुत जवाब भी देना चाह रहे हैं पॉइंट वाइज आपके तमाम आरोपों का। स्पेशल देख रहे हैं आप। हम बात करें झारखंड में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के तहत रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर, और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रतुल जी ने आरोपों की लंबी फहरिस्त रखी थी और हम सीधे राजेश का रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से महंगाई एक बड़ा मुद्दा आप लोग लेकर चल रहे हैं इस पर्टिकुलर चुनाव में, प्रतुल जी ने जो आंकड़े पेश किए परसेंटेज के हिसाब से, आप लोगों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे महंगाई पूरे देश पे सबसे बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर महंगाई मुद्दा नहीं लगता तो वो सीधे तौर पे चैनल के माध्यम से बोले कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अगर महंगाई मुद्दा नहीं होता, बेरोजगारी मुद्दा नहीं होता, जिस प्रकार पूरे देश में कानून और अर्थव्यवस्था की इन्होंने हालात की है, चरमराई हुई है पूरे तरीके से। जो देश में हमारे ओलंपियन है, जो जीत करके हमारी बेटियां बहनें आती है, वो जब भारतीय जनता पार्टी के एमपी के खिलाफ आंदोलन करती है तो ये देखने का जरूरत नहीं समझते। मणिपुर में आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, ये एक शब्द बोलने का उचित नहीं समझते। किसान आंदोलन करते हैं, ये एक शब्द बोलने के लिए उचित नहीं समझते। तो ये सब आंदोलन जो हुआ महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो क्या ये सोची समझी थी? निश्चित तौर पे देश की जनता और राज्य के नौजवान जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, महंगाई का दर्द झेल रहे हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो ये आने वाले चुनाव में आपको नजर आएगा। जब भी इनसे आप सवाल करो तो ये चले जाएंगे राजीव गांधी जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर। हमने क्या क्या काम किया, हम अगर गिनाना शुरू करें रांची में, तो रांची की केवल बात करें तो सबसे बड़ा जो रांची में HEC है वो कांग्रेस पार्टी का देन है। सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, RMCH। सबसे बड़ा कॉलेज स्कूल जो है, रांची कॉलेज हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कांग्रेस पार्टी ने सदैव देने का काम किया। जिस स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में चुनाव होता है शरीफ जी, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। निश्चित तौर पे ये 10 काम तो गिना नहीं पाए। इन्होंने क्या बोला कि हम तो जनता के पास जाएंगे। 5 साल और 10 साल में चुनाव के समय ही क्यों गृह मंत्री चुटिया गए, चुनाव के समय ही क्यों प्रधानमंत्री ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। इनके स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम हो रहा है। ये डरे हुए हैं, ये भयभीत है। अगर ये काम किए हुए रहते तो ये डरे और भयभीत नहीं होते। और जो लेटर इशू की मैंने चर्चा की, वो लेटर भी इसलिए इशू किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो लोग नहीं चाहते थे कि संजय सेठ को बनाया जाए या डुल्लू महतो जी को बनाया जाए या उनके यहाँ मनीष जायसवाल जी को टिकट दिया जाए, वैसे कार्यकर्ताओं को इन्होंने डराने का काम किया। इन्होंने एक बॉल फेंका आज लेटर निकाल करके कि सुधर जाओ नहीं तो पार्टी से बाहर कर देंगे। अब तो भाजपा के लोगों के ऊपर है कि भाजपा के नेता डरते हैं या उनका जमीर जीवित रहता है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए, हमारे स्टार प्रचारक, उन्होंने मंच के माध्यम से सीधे तौर पे बोला कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे। 27% आरक्षण ओबीसी का किसने दिया? यूपीए गठबंधन की, हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, हमने विधानसभा से पारित किया। सरना धर्म कोड किसने पारित किया? हमने पारित किया। अगर इनकी नीयत होती, इनकी कथनी और करनी में फर्क है शरीफ जी, और राज्य की जनता ने देखा, अगर इनका नियत होता सरना धर्म कोड देने का तो 17 वर्ष इन्होंने राज चलाया। बाबूलाल मरांडी जी 5 वर्ष रहे यहाँ पे मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा जी रहे मुख्यमंत्री, रघुवर दास जी रहे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं इन्होंने विधानसभा से पारित करके भेजा? ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, 27% ओबीसी आरक्षण कांग्रेस पार्टी और झामुमो की सरकार ने पास करके, पारित करके भेजा।
निश्चित तौर पे ये देश की आजादी के बाद से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी मानने वाली है, कांग्रेस पार्टी हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इनके जैसे लोग नहीं है जो कि इनके पार्टी में अगर एक नाम ये बता दे देश की आजादी से पहले या आजादी के बाद किसी ने शहादत दिया है। हेमलाल जी, आप पूरी बात तो आपने सुनी, आपने अपनी बात भी रखी है, फाइनल कमेंट क्या है आपका इस चर्चा में? सारिक जी, यही बात जब हमने शुरू किया था तो महंगाई के मुद्दे से शुरू किया था, और अभी जब प्रतुल सहदेव जी उसको इन्होंने कहा कि जो 200% और 300% इन्होंने बढ़ा दिया और कहा कि अभी महंगाई नहीं है, उसी के रेशियो में बढ़ा है। तो मैं बताना चाहूंगा जब आपने 2013 में जो 2013 में धड़ा फोड़ की राजनीति कर रहे थे, महंगाई जब इतनी बढ़ी थी कि इतना बढ़ गया महंगाई के विरुद्ध आप रैलियां निकालते थे और स्मृति ईरानी गैस लेकर के आखिरी गलत कोट कर दिया आपने हेमलाल जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब इतनी महंगाई 2013 में थी तो आपने किस किस वस्तु का आपने कम करने का काम किया है, हमें ये बता देना चाहिए था। जनता को आप बताइए कि कौन कौन सी वस्तु का दाम घटा, ये तो करना चाहिए था। जब महंगाई आपको बहुत चरम सीमा पर आप दिखा रहे थे, स्मृति ईरानी रोड पर उतरी थी, सभी लोग रोड पर उतरे थे, तो कम आपने क्या किया? जनता के लिए आपने क्या किया? आपने रेशियो को बढ़ाने का काम किया, यही आप बताने के लिए आए हैं। ये नहीं चलेगा, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए पीसीआर से मुझे लगातार वाइंड अप का कमांड मिल रहा है। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के पास वोट अपील के लिए नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, मुझे लगातार कमांड मिल रहा है पीसीआर की तरफ से। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी। राजेश, आपका बहुत शुक्रिया। हेमलाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस डिबेट में और स्टूडियो आए। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।